ब्रेन बस्ट में एक वीक के बाद आपका फिर स्वागत करते हैं। लगातार पिछले कई सप्ताह से हम चाइना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि चाइना की बातचीत हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसा दुनिया में इस वक्त टॉपिक सा बन गया हुआ है। उसकी हरकतें जो हैं वो कंपेल कर रही हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं कि इसकी हरकतों को देखा जाए। चाइना ने जो रोल प्ले किया हांगकांग में 1997 में, जब उन्होंने इंग्लैंड के साथ एक ट्रीटी की थी कि हांगकांग का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा 50 इयर्स। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंग्लैंड ने चाइना पर एतबार किया वो भी बड़ी फुलिशनेस थी। अगर कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में उनको नहीं पता था तो ये इस किस्म का जो फैसला किया गया था इसका ये ज़रूर पता होना चाहिए था कि चाइना एक ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड कंट्री है जो इस किस्म की किसी भी मतलब जो ट्रीटीज़ हैं उनको नहीं मानते। लेकिन समटाइम्स क्या आज 21st सेंचुरी में हम वही बात देख रहे हैं जो कि हमें 1940s में जाके पता लगा, 1939 में 38 में पता चला, जब एक हिटलर जो था वो उस वक़्त क्लियर था कि ये इसकी जो इंटेंशंस हैं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हुआ क्या, उस वक़्त चैम्बरलैन जो कि इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर थे वहाँ पर गए, अपनी पर्सनल ट्रीटी करके वापस आ गए कि ना जी इंग्लैंड के ऊपर आप हमला नहीं करेंगे और इंग्लैंड आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। यानी कि सारे यूरोप को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। लेकिन आज के ज़माने में क्या चाइना को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ फाइट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस किस्म की हरकतें करे कि कल को ये सारा वेस्टर्न वर्ल्ड उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए? वैसे तो इस वक्त भी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसके अगेंस्ट खड़ा हो चुका हुआ है। सिर्फ हांगकांग के इशू पर नहीं, हिंदुस्तान के इशू पर भी जो इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तकरीबन यूनानिमस है और वो ये महसूस करते हैं कि अगर इंडिया को इसी तरीके से ये बुली करता रहा तो कहीं ना कहीं हमें भी ये काम करना पड़ेगा कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हमने रिसेंटली देखा कि चाइना ने किस तरीके से एक नया सो कॉल्ड एक कानून पास कर दिया कि जिसमें मिनिमम 3 साल की सज़ा होगी अगर आप चाइना के अगेंस्ट बोलें और मैक्सिमम 10 साल की। ये हांगकांग की बात हो रही है। आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में मिनिमम वर्ड कोई नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ ये होता है कि मैक्सिमम क्या है वो इसको सज़ा दे दो। अभी उन्होंने 100 के करीब हांगकांग जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे परसों, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब उनकी क्या हालत होगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। सबको पता ही है जो चाइना में होता है। चाइना में तो यही नहीं पता चलता कि कितने आदमी मार दिए गए हैं और कितने आदमी जो है उनको छोड़ दिया गया, कब क्या किया गया कब नहीं, कुछ नहीं पता। नो वन नोज अबाउट इट। सो चाइना को जब गले लगाना शुरू किया, जिसमें हिंदुस्तान भी है, अमेरिका भी है, यूरोप भी है, तो इनको शायद ये एक होता है आगे की सोच। तो मुझे लगता है इनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने आगे की सोच नहीं देखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कम्युनिस्ट पार्टियों का रोल दुनिया में क्या रहा है, और ख़ास करके माओजेतुंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो रशिया में थी, लेनिन की या उसके बाद स्टालिन की या उसके बाद फिर जो चेंज उसमें आया, ये वो नहीं है। ये उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक पार्टी जो है वो चाइना में रूल कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने इस वक्त सारे वर्ल्ड को अनॉय किया हुआ है, और ताहिर साहब से आगे चल के बात करेंगे कि सारे वर्ल्ड को अनॉय करके यहाँ पे इन्होंने अपनी जो मार्केट है पिछले 20-30 साल में कोशिश की कि अफ्रीका को कम से कम अपने पास कर लें। अरे भाई, अफ्रीका भी आज इनसे नाराज़ होना शुरू हो गया। अफ्रीका को ठीक है इन्होंने पैसे दिए, वहाँ पर कई ट्रेन जो हैं वो वहाँ पर रेलवे लाइनें बिछाई और कुछ भी किया होगा, लेकिन उसके पीछे इनका अपना पर्पस होता है कि हम इस कंट्री को अपना हिस्सा बना लें। वो हिस्सा ही नहीं बनाते, वो उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। अब हिंदुस्तान के इशू के ऊपर जब शायद चाइना को ये अंदाज़ नहीं था कि सारी दुनिया हिंदुस्तान के इशू पर हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, मतलब नेपाल हैज़ नो वैल्यू एज़ फार एज मिलिटरीली इज़ कंसर्न,
लेकिन फिर भी इन्होंने तीनों ने मिलके एक ग्रुप बनाया जी कि हम हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, और वो भी मिलिटरीली काइंड की बातें कर रहे हैं कि हम मिलिटरीली ग्रुप जो है हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़ा करेंगे। वेलकम करते हैं ताहिर गोरा जी का, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। लगातार ये तो बहुत प्रोग्राम करते हैं चाइना के ऊपर, शायद इनका ये 100th प्रोग्राम हो चाइना के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई ख़तरा पैदा हुआ है तो वो एक तरफ से ही है, और वो है चाइना। इसको कैसे कंटेन किया जाए, इसको किस तरीके से डील किया जाए, इसके ऊपर क्या सारी दुनिया के लीडर्स की एक राय हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। ताहिर साहब, ये 2-4 बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है इस वक्त दुनिया के लिए। डॉक्टर साहब देखिए, ये 2-4 बातें वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इन पे 1 बाय 1 बातचीत करूँ। जहाँ तक आपने पहली बात छेड़ी कि दुनिया को क्या अंदाज़ा नहीं हुआ कि चाइना कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है। दूसरी आपने बात छेड़ी कि जो चाइना का कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है वो रशिया के कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। दुनिया को वाकई ही अंदाज़ा नहीं हुआ कि चाइना उनके लिए कितनी बड़ी थ्रेट बनेगा। भारत से ज़्यादा डिसीव हुए हैं अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स का जो धोखा खाना है, डिसीव होना है, वो मुझे और आपको समझ आता है चूँकि हम दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं, कि यहाँ पे इतनी नाइवनेस है। कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो उसमें हर कुछ साल 2 साल बाद जो की पीपल हैं वो चेंज होते रहती हैं। राइट। जब किसी को बात थोड़ी सी समझ आना शुरू होती है, वो नया कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, और जब नया एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो चाइना उसका एक रेड कारपेटेड विजिट करवाता है, और वो फिर इस तरह का दौरा होता है कि वो सारी की सारी मेहनत जो है ना समझने की, वो खूह खाते में चली जाती है। पर पेंटागन का जो रोल है वो तो नहीं ख़त्म होता ना। पेंटागन तो अपनी पॉलिसीज बना रहा है। सर देखिए, पेंटागन पॉलिसीज़ बना रहा है, लेकिन अब मसलन माइक पॉम्पियो है, ये समझते हैं चीन को। अब माइक पॉम्पियो की आप हिस्ट्री देखें कि CIA के भी ये पहले हेड रहे हैं, तो CIA के हेड होने का मतलब है कि पेंटागन का पार्ट एंड पार्सल। ये सिर्फ कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है ना। राइट। अच्छा, तो ये इस लेवल के अगर जब लोग होते हैं तो इनको बात समझ आती है। अब इनकी कॉन्टिन्यूशन है, पहले CIA में थे, CIA से स्टेट सेक्रेटरी आए, तो ये बात अब अमेरिका में समझ आ रही है। फर्ज कीजिए इनको ओबामा ने जिस तरह स्टेट सेक्रेटरी कई बदले, वो जाते थे आते थे, कोई बात ही नहीं बदलते थे। स्टेट सेक्रेटरी तो हेड है ना पेंटागन का भी। राइट। पेंटागन के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, जिनका नाम आप और मैं नहीं सुनते, उनको तो बात समझ में आती है, लेकिन अफसर तो अफसर होता है ना। जो उनका बॉस है स्टेट सेक्रेटरी या जो CIA का हेड है, तो वो बहरहाल वो बहुत की पोस्ट होती है। अच्छा, फिर दूसरा, ये सिर्फ इतना इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं था डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये मामला आपने, ये डेमोक्रेट और रिपब्लिक का मसला भी नहीं था। चाइना को खुली बाहों से वेलकम शुरू किया जॉर्ज W. बुश सेकंड ने। ठीक है, उन्होंने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि चीन अब कोई थ्रेट नहीं रहा। अच्छा, बुश साहब से भी पहले, बल्कि मैं भूल रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो बेड़ा गर्क किया क्लिंटन ने। ठीक है, क्लिंटन ने इनफैक्ट सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया था। ये इसमें कोई, क्लिंटन की तो तकरीरें मौजूद हैं कि उसने कहा कि ये चाइना को गले लगाने से और उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लाने से दुनिया तरक्की कर जाएगी। सिर्फ चीन तरक्की नहीं करेगा, चीन भी तरक्की करेगा, दुनिया भी तरक्की कर जाएगी। मैं सॉरी जॉर्ज W. बुश से बात शुरू कर बैठा, असल में क्लिंटन सबसे ज्यादा, लेकिन वो डेमोक्रेट के थे। फिर रिपब्लिकन के बुश साहब ने भी कोई कम ना छोड़ी। 8 साल मतलब राज करने में भी उनको समय नहीं। ठीक है, वो भी 9/11 भी उनके ज़माने में हुआ, और चीन ने उनका मुंह दिखावे के लिए साथ भी दिया तालिबान के खिलाफ, क्योंकि चीन का अपना ये एक नैरेटिव है कि हम अपने जहादी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। ये तो चले, हम भी खिलाफ हैं, वो सारी दुनिया में के सेंसिबल लोग खिलाफ हैं। उसके बाद जो थे ना, जिसको एक मुस्लिम एक्सप्रेशन में या क्रिश्चियन एक्सप्रेशन में कहते हैं कि नेल लास्ट नेल कफन, वो ओबामा साहब ने कर दिया। ठीक, ओबामा साहब ने तो चाइना को इतनी ज्यादा फैसिलिटेशंस दी कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री चाइना चली गई, पूरी दुनिया का रॉ मटेरियल वहां बनने लग पड़ा। चाइना ने सबसे ज्यादा कारोबार भी अमेरिका के साथ किया, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ किया, फिर भारत के साथ किया। तो ये अब वो जॉइंट बन गया है।
ताहिर साहब, यहाँ पर एक बात, आपने ये 3 प्रेसिडेंट की बात की। जी। पहले अगर 2 साल का आप रैकेट देखें ट्रम्प साहब का, जी। तो उन्होंने भी चाइना के साथ बहुत जफियाँ डालने की बात ठीक की। कह रहे हैं आप। उन्होंने भी चाइना के साथ यही कहा कि कोई बात नहीं है। हाँ जी, ये तो उनको अकल तब आई, देखिए इस मार्च तक वो ये कहते रहे कि चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने ये कोरोना वायरस में कुछ नहीं किया, हमें बहुत गर्व है वहाँ का प्रेसिडेंट जी के ऊपर। ये मार्च की उनकी स्टेटमेंट है। ये तो बाद में उनकी आंखें खुली। तो ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी प्रेसिडेंट आता रहा, कहीं ना कहीं उनकी आंखें बंद करने में चाइना का रोल होगा, या चाइना ने कुछ इस किस्म की पॉलिसीज़ प्ले की। चाइना पिछले 30 साल में एट द कॉस्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड 13 ट्रिलियन की इकॉनमी बना, एट द कॉस्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। कहीं और ये कोई हिंदुस्तान के सिर पर नहीं बना है जी, गरीब कंट्रियों के सिर पर नहीं बना, ये बना तो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसमें भी सबसे मैक्सिमम रोल अमेरिका एंड देन यूरोप। डॉक्टर साहब, मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ, पुरानी, कोई 2.5-3 साल पुरानी बात है। मैं टाइम स्क्वायर पे घूम रहा था, गर्मियों के दिन थे, तो ऐसे ही मेरी नज़र जो टॉप का न्यून साइन है उनका होता है ना, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क का टॉप का न्यून साइन, उस पर जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी है। मैंने खड़े होकर वहीं पे अपने सेलफोन से गूगल किया कि ये जगह, ये स्पॉट कितने का बाय किया होगा चाइना ने, क्योंकि वहाँ पे कोई इश्तहार लगाने का कोई फ्री तो काम नहीं है। नहीं, बहुत वो पता चला। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक आर्टिकल निकला, मैं साइड पे अपनी वो आइस कॉफ़ी लेकर बैठ गया, गर्मी थी बहुत, कि अब मैं तरह रिसर्च करूं कि ये मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी कि एक कम्युनिस्ट मुल्क की न्यूज़ एजेंसी, जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी, चाइना की, बड़ी मशहूर है, ठीक है ना, जिसका काम ही डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना है दुनिया भर की, और उसका जो है ना बिल्ला या न्यून साइन वो टॉप पे लगा हुआ न्यूयॉर्क के, ठीक है। और वहाँ तो साइन ही साइन है, साइन, ठीक है। और उनमें डॉक्टर साहब जो सबसे टॉप से टॉप पे, आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, आप जहाज से लैंड कर रहे हैं, आप अपार्टमेंट्स बिल्डिंग है आपको, आप पता आसपास जहां भी रहते हैं, आप खिड़की खोलेंगे तो जिन्हुआ चाहिए। वो मुझे पता चला कि रफ अंदाजे के मुताबिक कोई 3 से 4 मिलियन डॉलर महीने की सिर्फ उस न्यून साइन बोर्ड की फीस वो देते थे। अब देखिए ये प्रोपेगेंडा है। अभी ये खबरें आ रही हैं, अभी अमेरिका में कमेटियां बन रही हैं जिसमें हॉलीवुड में जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, बॉलीवुड की इन्फिल्ट्रेशन जरा मैं बाद में बात करूंगा ये जो एक्टर बोल नहीं ना रहे, आमिर खान एंड कंपनी, सारे इनकी फिल्में वहां पे जाती है ना बहुत ज्यादा, और वहां पे जनाब 300 करोड़ से लेके 1500 करोड़ कमाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो इन्होंने क्या किया हुआ है चाइनीज ने, चूंकि अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, मतलब फॉर द पास्ट डॉक्टर साहब ऑलमोस्ट 80-90 ईयर्स से अमेरिका दुनिया का ऑलमोस्ट नंबर 1 कंट्री हर लिहाज से, देयर इज नो डाउट अबाउट, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने, चाइना ने ये चालाकी की कि पहले तो कारोबार इनके साथ करें, इनका जूता इन्हीं के सर पे मारे, इनको चीजें बेचे, इनसे पैसा ले, इनको ही उधार दें और इन्हीं का कैपिटल वहां लगवाएं, इन्हीं का। अच्छा, चाइना में इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको वहां लेके जाके और उनको कहो ये ज़मीन है, ये लेबर की कॉस्ट है, आप वहाँ क्यों बनाते हो, यहाँ बनाइए। तो वो 800 बिलियन डॉलर का आप बताइए ट्रेड एक कंट्री के साथ। डॉक्टर साहब, अब तो मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि आईफोन जो मैंने आगे बदलना है वो कहीं चाइना के बाहर का हो तो मैं आईफोन लूँ, वरना मैं यही पुराना आईफोन अपने पास रखूँ। चिंता मत करिए, आईफोन वाले हिंदुस्तान में जो है वो फैक्ट्री लगा रहे हैं। गुड फॉर देम, उन्होंने कंफर्म कर दिया, गुड फॉर देम, वो मैंने भी खबर पढ़ी। अच्छा, लेकिन मामला ये है कि आईफोन इन अमेरिका का आइकॉन है, बन वो ज्यादातर चाइना में रहा है, ठीक है। वही डॉक्टर साहब आपकी बात, भाई एक बात ही नहीं, कारें देखिए, जीएम की कारें देखिए, दूसरी कारें, वही मतलब कि वो उन्हीं के जूतों से उन्हीं के सर लाल कर रहे हैं, ये वाली कैफियत बनी। तो इसमें जाहिर है इनकी गलती। अच्छा, वो डॉक्टर साहब आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि ये कैसे हुआ, मैं वो आपको इन्फिल्ट्रेशन की, वो प्रोपेगेंडा से मैंने बात शुरू की, फिर ये हॉलीवुड में घुसे। अच्छा, हॉलीवुड वालों को उन्होंने कहा कि आपकी फिल्मों की तो बहुत बड़ी मार्केट वहाँ पे है, चीनी देखते हैं, और बात भी सच है भाई, आफ्टर 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है और पैसा भी है अब तो उनके पास ना, तो फिल्म भी देखेंगे। कम से कम 300 मिलियन के पास तो है ना, ठीक है ना डॉक्टर साहब, 300 मिलियन बहुत, 300 मिलियन तो पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, और अमेरिका में अफोर्ड करने वाले जो हैं बेचारे वो शायद हार्डली 15 से 20% होंगे,
ठीक है। तो वहां तो पूरे का पूरा अमेरिका अफोर्ड करने वाला बैठा हुआ है, तो वो हॉलीवुड वाले हों, बॉलीवुड वाले हों, ये तो पैसे के पीर होते हैं। बिल्कुल। ये आर्ट वार्ट क्या होता है, ये तो ऐसे ही है। आर्ट का तो आर्ट के नाम के अंदर वो सब कुछ करते हैं, पैसा पैसा, ठीक है ना, वो पैसे के पीर होते हैं। अच्छा, ये फिल्म इंडस्ट्री उस जमाने में डॉक्टर साहब कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत ही बड़े सीनियर ने कहा, उसने कहा, और ये बात मुझे याद पड़ता है रशियन किसी ने भी कहा थी कि अगर हमारे काबू में हॉलीवुड हो तो समझे पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड है। क्या बात तो ठीक है। लोग ट्रंप की बात तो कम सुनेंगे, फिल्म की बात तो ज्यादा सुनते हैं। फिर डॉक्टर साहब ये स्पोर्ट्स में घुसे। इन्होंने सोचा कि थिंक टैंक जो होते हैं चाइनीज ने, अमेरिका थिंक टैंक्स का जिसे कहते हैं ना कैपिटल है, इन्होंने कहा कि थिंक टैंक में घुसो। थिंक टैंक को क्या होता है, किसी को $5 मिलियन, जस्ट $5 मिलियन की ग्रांट दे दे, वो आपके साथ है। फिर उन्होंने सोचा कि अमेरिका में जो डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ आते हैं, इनमें से कई एक तो हमारे ऊपर जान निछावर करेंगे ही ना, तो उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खरीदना शुरू कर दिया। ये अमेरिका में कहानी नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई। ऑस्ट्रेलिया में एक ज़माने में ये इतला आई थी कि आधी पार्लियामेंट इनकी मर्जी पर चलती थी, बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया इनके चुंगल से बाहर निकल। डॉक्टर साहब किसी एमपी को कनाडा का हो या वो $1-2 मिलियन देना कौन सा मुश्किल बात है उसको खरीदना, ठीक है ना जी। भारत पाकिस्तान में शायद $1-2 मिलियन से कोई ना खरीदा जा सके, क्योंकि वहाँ मुंह ज्यादा खुले हुए हैं, वहाँ ऑलरेडी वो करोड़ों में खेल ठीक है ना जी। तो यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे अगर सारे नहीं तो 25% तो आसानी से बिक जाएंगे। वी नो द पीपल, ठीक है। अच्छा, चाइना ने ये सारे काम किए। फिर डॉक्टर साहब इन्होंने वही आप वाली बात कि इंडस्ट्री सारी अमेरिका की उधर, यूरोप की उधर, पैसा इन्हीं का, प्रोडक्शन उधर हो रही है। अब वहां से प्रोडक्शन जरा आप निकाल के दिखाएं। अब जो दुनिया को चिंता है, अब दुनिया समझ गई है चाइना को, कोविड-19 ने इनको टोटल एक्सपोज कर दिया चाइना को, कि इनके कितने जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इन्होंने अपनी जेब में डाला हुआ है, जिस तरह इन्होंने यूएनओ को अपनी जेब में डाला हुआ है। देखिए ट्रंप साहब, एक बात तो अच्छी है कि इनको 1.5 साल से इनसे टैरिफ पर जरूर लड़ रहे थे। नहीं, टैरिफ पर लड़ रहे थे, लेकिन अब भी उनकी जो वीकनेस है वो ये है $200 बिलियन का जो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। हाँ जी। अच्छा, वो उन्होंने इलेक्शन तक, आप देखना कि इलेक्शन तक, क्योंकि उनको वो ज़रूरत है फार्मर्स का प्रोडक्ट बाहर जाए। वो चाइना के पास है वो ताकत। अब 200 बिलियन का, मैं अब आज मेरी बात आप नोट कर दें, मुझे पता है, मैं ये समझता हूँ पॉलिटिक्स को थोड़ा सा, कि ट्रंप साहब ने जो क्रिटिसिज्म जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना है। जी जी। अभी पिछले रिसेंटली कुछ दिनों में आपने उनसे कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि 10 दिन पहले उन्होंने $200 बिलियन का ऑर्डर दिया प्रोडक्ट खरीदने का। वो तो पहले दिया हुआ डॉक्टर साहब। नहीं, पहले फैसला था जी। ऑर्डर जो दिया पक्का वो दिया 10 दिन। अब उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो उठाना कब शुरू करेंगे, पैसे तो तब देने हैं जी। वो भी टाइम के साथ प्ले कर रहे हैं कि 2-4 दिन, अच्छा अब 10 बिलियन का उठा लो, हाँ जी, फिर 5 का उठा लो। मतलब उन्होंने नवंबर तक ऐसे ही इसको निकालना है। और ये लोगों को समझ होनी चाहिए कि प्रोडक्ट बिके ना बिके, चाइना के साथ अगर आपने रिलेशंस तोड़ने हैं तो तोड़िए। कोई चाइना भी तो आजकल, चाइना को भी तो काफ़ी नुकसान हो रहा है ना, तो वो भी सफ़र अगर कर रहा है, लेकिन उसने भी कम से कम अपने पैरों पर खड़े होने का सोचा हुआ है। अरे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपने फार्मर्स को जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आप खर्च करते हो, फार्मर्स को हेल्प कर दो हैं, और प्रोडक्ट को जो है वो कहीं और थोड़ा सा सस्ता करके जी और दुनिया में बेच दो। अभी जो कोविड के चक्कर में ही अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का खजाना खोला है नोट छाप के लोगों के लिए। 3.3 एक है फिगर, और जो बैंक की, रिजर्व बैंक की मिला के 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का, तो उसमें 250 तो कुछ भी नहीं होते। मैं कहता हूँ जी 250 की जरूरत ही नहीं है, 50 बिलियन की जरूरत है। फार्मर्स की अगर कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स अगर $200 टन बेच रहा है तो वो उसको $150 टन बेच दे, दुनिया में सारे खरीद लेंगे। बिल्कुल ठीक। $50 का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट कवर कर दे। वो अच्छा, अब इनको प्रॉब्लम ये है कि इनके बहुत सारे रॉ मटेरियल, हाँ, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के, कारों से लेके मेडिसिन तक के, वो पुर्जे, छोटे पुर्जे का आप बात करो, हाँ, वो सब के सब ना वहाँ से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मैं वैसे
इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है भारत की, उनको वैसे ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इंस्टेंट फैसले लिए हैं। कोशिश वो कर रहे थे जब से मोदी जी दोनों सरकारों में कि चाइना के साथ निभी रहे। उन्होंने अभी इसी साल ही तो बुलाया था शी को, और टेंशन भी थी, और ये बात भी हुई थी कि भाई टेंशन भी है हम, लेकिन इसके साथ साथ हम तल्लुकात भी रिपेयर करते चले जाएंगे और अच्छे। लेकिन ये जो अभी एकदम ये हुआ, ये जो 20 नौजवानों को जिस ब्रूटैलिटी के साथ गलवान पे मारा चाइनीज़ ने, उसके बाद भारतीय सरकार, मैं इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं कहूँगा, पूरी की पूरी सरकार, मशीनरी जो होती है वो एक पेज पे आई। और मैं ये भी देखता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत सारी अपोजिशन भी इनके साथ आई है, इवन ममता बनर्जी भी आई है साथ। नहीं, सारी ठीक है, स्वाय ये गांधी फैमिली के, वो भी कांग्रेस अंदर से वो मतलब वो साथ है, उनको भी समझ आती है, लेकिन ये बयानबाजी में जरा इनको काम नहीं है। एक ही आदमी है राहुल, उसको समझ नहीं आती राइट किस तरीके का बयान देना, क्योंकि लोगों का एक मूड होता है। 1962 में यकीन मानना, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, और हमारे यहाँ पे मैं सेकंड ईयर में था बीकॉम में, और मैंने वहाँ पर नारा लगाया कि क्लासेस नहीं लगेंगी जब तक एनसीसी कंपलसरी नहीं की जाएगी फॉर एवरी स्टूडेंट। राइट। हमने पूरी स्ट्राइक की, बड़ी सक्सेसफुल हुई, और बाद में बकायदा कॉलेज वाले क्या यूनिवर्सिटी वाले माने कि यस एनसीसी जो है वो कंपलसरी होगी सारे स्टूडेंट्स के लिए। राइट। इस किस्म की जो मूवमेंट्स होती हैं ना, उस वक्त हालांकि मुझे नहीं पता उस वक्त मैंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन ये सेंटिमेंटल मूवमेंट होती है, इमोशंस होते हैं। आप एक तो सारी दुनिया जो नेशनलिज्म का जज्बा है ना, वो हिंदुस्तान में पिछले 100 साल से उठा हुआ है। आप उसके अगेंस्ट जरा से भी बात करोगे ना, दैट विल गो अगेंस्ट यू। ये आज तक समझ नहीं आई कि जो नेशनलिज्म का वर्ड है वो कोई आपको वो आपका एंटी पार्टी नहीं है, वो लोगों के दिलों की बात है। डॉक्टर साहब, वो असल में नेशनलिज्म लोग आज भी कंफ्यूज कर देते हैं। वो जो हिटलर का नेशनलिज्म है वो तो उसके साथ वो फासिज्म है, वो नेशनलिज्म था ही नहीं। वो आपने इस बात सही कहा, फासिज्म है। जो भारत का नेशनलिज्म है वो तो अपनी सिविलाइजेशन के साथ जुड़त की बात है, ठीक है ना जी। और वो उसमें वो भारत के नेशनलिज्म में कभी भी दुनिया के लिए नफरत नहीं होती। वो आपस के अंदर के इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में होते हैं, विच आर क्वाइट नेचुरल। वो ह्यूमन इशू है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस सारे खेल तमाशे में। लेकिन मोदी साहब ने जो आज ही तकरीर की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये बात खुल के कहना हेड ऑफ द स्टेट का ये कोई आसान नहीं होता, क्योंकि चाइना की तरफ से ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट शी की तरफ से तो अभी तक नहीं आ रही। लेकिन मोदी साहब ने कहा कि अब चाइना की एक्सपेंशनिज्म का ज़माना ओवर है, ये खुल के कहा उन्होंने। फिर जो 3 रोज़ पहले ऐप्स उन्होंने बैन की, 59 ऐप्स, उससे चाइना बौखलाया, क्योंकि वो जहाँ सिंबल था वहाँ वो आजकल कारोबार तो इंटरनेट पर ही है ना, ऑनलाइन की दुनिया का ही कारोबार है। गूगल है सबसे बड़ी कॉरपोरेशन, फेसबुक है, तो ये है ना अब तो कारोबार ऑनलाइन ऐप्स और ये सारी खेल तमाशा है। वो उन्होंने बैन की। उस पर चाइनीज़ मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी बौखला गए। उन्होंने कहा जी कि भारत को इंटरनेशनल जो ट्रेड लॉज हैं उनका ख्याल करना चाहिए, चूँकि जाहिर है चाइनीज़ का सबसे वीक पॉइंट जो है वो कारोबार है, ठीक, चूँकि उनको पता है कि हम पैसे को इकट्ठा करके ही ये बने हैं। अब यही पैसा अगर हमसे जाना शुरू हो जाएगा तो ये जो वन चाइना का एक कॉन्सेप्ट है ये टूटना शुरू हो जाएगा। ताहिर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया जी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बात की अबाउट एक्सपेंशनिज्म। जी कि एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी जो है वो अब नहीं चलेगी हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन उसी वक्त 2 दिन पहले पाकिस्तान, नेपाल और चाइना ये अपनी बाकायदा आपस में मिलने भी जा रहे हैं। जी तीनों जी मिलने भी जा रहे हैं। एक हिंदुस्तान के अगेंस्ट इन्होंने एक किस्म का मिलिटरी पैक्ट जो है वो करने की सोची है। तो जब ये एक्सपेंशनिज्म की बात हो रही है और इधर पाकिस्तान जी नेपाल की तो चलो मैं समझता हूँ मिलिटरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चाइना, इन तीनों को हम किस तरीके से देखें इसके मतलब संबंध में? देखिए, पाकिस्तान ने ये जो ओपन फैसला किया और अगर इस पर वो अमल करेंगे कि वो चीन के साथ एक बाकायदा मिलिटरीली अलाइंस बनाते हैं, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया में अपने आप को मज़ीद आइसोलेट कर लेगा। चूँकि इस वक्त ऐसी
ऐसा दुनिया में फ़ज़ा नहीं है कि चाइना के साथ किसी का अलायंस दुनिया की सुपर पावर्स को पसंद आएगा। नहीं, पर वो तो अगले वीक मिलने जा रहे हैं तीनों। तो मिलने जाए, वो अपने पाँव पे एक और कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इंडिया को तो पाकिस्तान की इस अलायंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी दुश्मन है। मतलब इंडिया को क्या फ़र्क पड़ना है, बल्कि इंडिया के लिए सहूलत हो जाएगी, पूरी दुनिया को कहेंगे कि देखें ये चाइना के साथ ओपनली बैठ गया। चूँकि अमेरिका तो वाज़े तौर पर अब कह रहा है ना कि हम इंडिया के भी साथ हैं और चाइना के साथ नहीं हैं। अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने दूसरा भी कहा है खुला। अच्छा, अब जो उनकी गोद में जाके बैठेगा वो अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि भारत को पाकिस्तान के चाइना के साथ मिलने से कोई नुकसान नहीं है, वो ऑलरेडी उनके खिलाफ है। पर ताहिर साहब, आपने और मैंने बड़ी बार बात की कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है जी, वो तो कम से कम ये बात जानती है भी ये क्या कर रहा है। हाँ। अच्छा, उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं ना वो जाके मिलने लगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की ISI है या आर्मी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, बेसिकली यही वो प्रो चाइना हो गए हुए हैं। पाकिस्तान जब हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। दैट्स फाइन, लेकिन मैं पूछ रहा हाँ, तो वो हमेशा, हाँ, वो डिवाइडेड। उनका रोल देखिए, उनका रोल जो देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना पाकिस्तान की, वो डिवाइडेड थी फॉर द पास्ट 10-15 ईयर्स। आधी चाइना के साथ जाना चाहती थी, जिनको पैसे वैसे मिलते थे, और उनमें कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, फ्रैंकली शहबाज शरीफ और कुछ पीपल्स पार्टी के लोग, ये चाइना के कैंप में थे। इमरान खान पर मैं बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ, और वो मुझे करना भी चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करता है। लेकिन इमरान खान जब ये आया था तो इसका हमें ये पता है कि इसका अंदर ये एजेंडा था कि चाइना से बाहर निकलना है। इमरान और बाजवा और कुछ आर्मी के लोग चाइना से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये दलदल है। इमरान को तो नहीं पता था, वो आर्मी के उस ग्रोह को पता था कि भाई ये दलदल है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो अब वेस्टर्न वर्ल्ड इन पर ट्रस्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान के उस ग्रोह ने भी, बाजवा एंड जर्नैल जो उनके अंदर, बड़ी कोशिश की, अमेरिका से मीटिंग्स भी की। बाजवा तो पर्सनली मीटिंग्स की, अलग गए थे, बाजवा अलग गए थे और ये इमरान अलग गए थे, वो ठीक है। तो वो ये फेस बॉय था इमरान, वो तो जो बोंगियां मारी इसने मारता ही रहता है, वो इट डजंट मैटर। लेकिन वो जो इनकी अंदर बात हुई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कुछ सिरे नहीं चढ़ी बातें, इसलिए कि अमेरिकन को जो इंफॉर्मेशन है हमें राफसी में, अमेरिकन को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि कोई इनके एक्शन में ऐसा काम नहीं है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कि अमेरिकन को ट्रस्ट हो। वो उनको पता होता है, दुनिया में बयानबाजी डॉक्टर साहब जो आपको मुझे नजर आती है वो और होती है, लेकिन अंदर तो पता होता है। अंदर जब अंदर की बातों का थोड़ा बहुत हमें और आपको आइडिया होता है, तो वो तो फिर पेंटागन है, ठीक है। अच्छा, उन्हें ये आइडिया है कि ये नहीं सुन रहे, तो इसलिए वो फैटफ में भी पाकिस्तान अभी तक अटका हुआ है। पाकिस्तान के कर्जों का मसाइल भी है। पाकिस्तान का ये ख्याल था इस्टेब्लिशमेंट का काम, हम अमेरिका को पुराने ज़मानों की तरह 15-20-30 साल की तरह हम ज़रा वो जिसे कहते हैं ना बुला फिसला के कोई पैसे वैसे ले लेंगे और फिर वही अपना काम करते रहेंगे, अपनी हरकतें करते रहेंगे। तो अमेरिकन का ये कहना है कि पैसे वैसे हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वो हरकतें आपकी वो नहीं हो सकती, जैसे हम कहेंगे वैसे करो, ठीक है। मतलब अच्छा, ये फिर पीस डील में आए। ये अफगानिस्तान की पीस डील अमेरिकन के लिए इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि अगर हम अमेरिकन को इसमें ले आएंगे तो शायद वो बातें बन जाए, लेकिन वो भी बात बन नहीं सकी मुकम्मल तौर पर, वो भी बीच में अटकी हुई है बात। तो इसलिए फिर वो जो ग्रोह है बाजवा कुछ जर्नैलों का, जो चाइना के असल में बहुत कोई फेवरेट नहीं थे ना, चाइना उनकी फेवरेट बुक्स में था, अब मजबूरन उनको भी मुझे ख़तरा है कि जाना पड़ेगा चाइना की गोद में, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। मैं इसमें देखिए, इसमें पाकिस्तान की मजबूरी भी आपको बताऊं ना, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं, इतना मैस किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने कि या तो फिर वेस्ट उनको गोद में वापस ले ले, वेस्ट गोद में उन शर्तों के साथ वापस लेना नहीं चाहता, और ये उन्हीं शर्तों के साथ आना चाहते हैं तकरीबन वो फिर वो हो नहीं रहा। नहीं, पर एट दी सेम टाइम देखिए जी, जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है, एक बात तो पक्की है ना कि वो एंटी इंडियन है। वो तो पक्की बात है, दोनों ग्रोह एंटी इंडियन है, मतलब वो तो पक्के, दैट गोज विदाउट सेइंग। एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर वो एंटी इंडियन है और अमेरिका जो है वो इंडिया को अपने साथ अब पक्का साथ मिला लिया, मिल ही गया हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। इजराइल भी साथ मिल गया हुआ है जी इंडिया के साथ, बिल्कुल ठीक है।
ये जितनी भी फोर्स दो ही काउंट करती हैं। देखिए यूरोप काउंट नहीं करता मेरी अपनी नज़र में। यूरोप में सर वो नेटो आ जाता है ना, तो नेटो अमेरिका के साथ है। मतलब यूरोप वैसे भी काउंट नहीं करता इतना बड़ा। हाँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजराइल एंड अमेरिका। यूरोप में डॉक्टर साहब में कुछ मुल्क हैं जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये अभी भी बहुत काउंट नहीं नहीं, ये काउंट करते हैं इकोनॉमिकली। देखिए मिलिटरीली भी है डॉक्टर साहब। वर्ल्ड में जब लड़ाई होगी तभी काउंट करेंगे ना डॉक्टर साहब देखिए, इस वक्त तो नहीं ना वो इतना काउंट करते। इंग्लैंड की अभी भी अमेरिका भी सुनता है। इंग्लैंड अभी भी पावर हब है, मैं आपको ये बता दूं। नहीं नहीं, देखिए इंग्लैंड का इसलिए पावर हब है कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस वक्त पक्का प्रो ट्रम्प है। दैट्स नंबर पक्का 1। प्रो ट्रम्प ना भी हो, जो इंग्लैंड की एस्टैब्लिशमेंट है, चूंकि इंग्लैंड मिलिटरीली बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। नहीं देखिए, स्ट्रॉन्ग तो वो भी है, स्ट्रॉन्ग तो फ्रांस भी है, दोनों हैं। हाँ जी, सिर्फ जर्मनी की अपनी आर्मी नहीं है। और इन दोनों का ये एक मसला है कि ये दोनों चूंकि नेटो में बहुत आगे हैं, तो अमेरिका का जो अलायंस है वो नेटो के साथ है इनफैक्ट। नहीं दैट इज़ फाइन। देखिए नेटो का जिनका भी अलायंस है दैट्स ओके। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हाँ जी, हालांकि जर्मनी की उतनी पावरफुल, जर्मनी की उतनी आर्मी है ही नहीं जी, हाँ जी, लेकिन जर्मनी की आवाज़ फिर भी ज़्यादा है वो इन दोनों से, क्योंकि आज के ज़माने में जो इकोनॉमिक पावर है, बिल्कुल ठीक है वही। अब देखिए जापान के पास तो कोई आर्मी नहीं है हाँ जी, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी क्योंकि इकोनॉमिक पावर है इसलिए जब वो कुछ कहता है तो लोग उसको, हाँ, वो पैसे खर्च कर सकते हैं ना, लोग उसको सुनते हैं। वो तो एक साल में उतना डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं जितना शायद इंग्लैंड के पास भी नो। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, दे आर सो पावरफुल एंड हाँ जी, दे हैव द नो। और अमेरिका ने उनकी गारंटी ली हुई है उनकी प्रोटेक्शन की। देखिए वो तो सारे नेटो ने, वो तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, क्योंकि अगर जापान की गारंटी नहीं लेंगे, साउथ कोरिया की गारंटी नहीं लेंगे जी, ऑस्ट्रेलिया की गारंटी नहीं लेंगे, तो फिर साउथ चाइना तो गया सी। साउथ चाइना जो सी है उसको तो वो जब मर्जी हड़प ले, फिर क्या रह गया। तो मैं यही कहने का मेरा मतलब यही था कि अल्टीमेटली ये जो चाइना इस वक्त जिसने वर्ल्ड को एनॉय कर लिया, अब इसका फ्यूचर क्या नजर आता है आपको? इसका फ्यूचर बड़ा सख्त है, मैं आपको ये भी बता दूं। या तो चाइना अपने कारोबारी नुक्ता नज़र की तरफ वापस आए और धीरे धीरे उसको समय लगेगा कि दुनिया को ये कहे कि भाई मैं सिर्फ कारोबारी करना चाहता हूँ, लेकिन चाइना उसकी तरफ आएगा नहीं। हाँ, क्योंकि ठीक है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का ना ये एम्बिशन है, ना उनके तेवर हैं, और जो वो बहुत आगे भी जा चुके हैं। अब वो कुछ बातें जो आपने पीछे इंट्रोडक्शन में की थी वो भी करते हैं। मतलब अफ्रीका में ये नहीं हुआ कि आजकल अफ्रीका वाले उनको कह रहे हैं जाओ। अफ्रीका ने कुछ 3 साल से, बल्कि 3.5 साल से कहना शुरू किया कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए, गेट आउट ऑफ दिस। खास करके 2 कंट्रीज, ठीक है ना। और अफ्रीका में इनके खिलाफ जनता की बड़ी ज़्यादा अब वो जो थी ओपिनियन बन चुकी हुई, चूँकि जाते हैं, रेसिस्ट हैं, मारते हैं इनके लोग, उनको अपना गुलाम समझते हैं। अच्छा, ये जो मदद नहीं करने की, वो तो 1 रोड 1 बेल्ट का चक्कर है ना। नॉट ओनली 1 रोड 1 बेल्ट, ग्रैबिंग है। अच्छा, उनको ये पता है कि सर अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हम पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले सकते हैं ना। 1 रोड 1 बेल्ट का जो इनिशिएटिव था, चाइना ड्रीम इनका एक प्रोजेक्ट था, उसमें ये था कि भाई 1 रोड 1 बेल्ट के चक्कर में तो ये जाते हैं, कहते हैं कितने पैसों की जरूरत है। अमेरिकन भी पैसे फेंकते थे, फिर अमेरिकन वो IMF को कह के थोड़ा बहुत कर्जा लगा देते थे, जो अमेरिका की गवर्नमेंट देती थी वो फिर माफ हो जाता था, 2-4 गालियाँ वालियाँ निकालते थे आपस में तो तुमने हमारी नहीं सुनी, वो पैसे वैसे वो कभी किसी की टेरिटरी पे, जजीरे पे कब्जे शब्जे नहीं होते थे। ये फिर बाकायदा टेरिटोरियल क्लेम डालते थे। इनके एग्रीमेंट बड़े खुफिया होते हैं, वो एग्रीमेंट सामने नहीं आते गवर्नमेंट्स के। पाकिस्तान से कई बार पूछा कि क्या एग्रीमेंट, उन्होंने कहा जी वो नहीं सामने आ सकते, वो चाइना के पास ही है, यानी इनके पास कॉपी भी नहीं है काल्पन। यानी कि जो इन्होंने वहाँ पर बंदरगाह बनाई है जी, पोर्ट, सी पोर्ट, वो तो समझ लीजिए उन्हीं की हो गई। मतलब वो यही समझ रहे कि हमारी हो गई। पाकिस्तान भी उनसे जान नहीं छुड़ा सकता, लेकिन दुनिया उनकी नहीं होने देगा, ये मैं आज आपको बताता हूँ। क्योंकि वो ग्वादर बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। नहीं, सिर्फ ग्वादर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं जी बिल्कुल, जिनके लिए चाइना जो है बड़ी मारो मार कर रहा है।
ऐसा ही बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बलूचिस्तान में जो रॉ मटेरियल जो मुझे पता चला है बिल्कुल, कि ओहो, they दुनिया का have- richest they- area। हैं, वो तो आर्मी वाले उसको एक्सप्लॉइट नहीं करने दे रहे, क्योंकि ये जो कुछ वहाँ से निकल रहा है वो खुद अपने हाथ में रख रहे हैं। अभी तो निकल, अगर कल को एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाए, दैट मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया। पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ना तो उनको निकाल सके। फिर करप्शन इतनी है ना कि ये बाहर की माइंस कंपनियों को देते हैं, वो को पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसरों को खिला खुलोगे चंद मिलियंस डॉलर दे दो के वो खुद ले जाते हैं। तो ये एक इशू है। और ऊपर से बलोच जो रेजिस्टेंस है वो भी चाइनीज को पसंद नहीं, वो बढ़ती जा रही है। वो बढ़ती चली जा रही है। चूंकि बलोचों को नजर ये आ रहा है कि पहले हम पाकिस्तान से ही हमारी जान नहीं छूट रही थी, अब ये चाइना वाले एक आगे सुपर जा- पावर आन बैठी है, तो वो तो अपनी आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं उनसे जान छुड़ाएं। राइट। ठीक है, अब दुनिया इस सारे सिलसिले में, दुनिया का सिर्फ ये इंटरेस्ट है डॉक्टर साहब कि चाइना वहाँ पे आके अगर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर ले तो फिर तो वो ग्वादर से मुराद ये है कि पूरा बलूचिस्तान, क्योंकि ग्वादर पोर्ट है, हाँ। ग्वादर पे अगर वो कब्जा कर ले और वहाँ से वो सड़क सिनक्यानिंग तक बना रहा है। सिनक्यानिंग वो सूबा है जहाँ मुसलमानों के साथ उनकी राइट। शोरश चली आ रही है, या। वहाँ पे भी वो कंट्रोल कर रहा है। हाँ, वो हान चाइनीज भेज रहा है ताकि वो पॉपुलेशन डेमोग्राफी चेंज हो जाए, मतलब जो मुस्लिम उग्र हैं उनको उनका सफाया हो। सफाया हो, वो ठीक। तो उन्होंने आज नहीं 10 साल में कर ही देना है। ठीक। जैसे उन्होंने तिब्बत का कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल में अब ये है कि दुनिया में ये अब एक सर्द जंग और थर्ड वर्ल्ड वॉर के बीच वाली कैफियत है, यानी कोल्ड वॉर नहीं है ये सिर्फ। कोल्ड वॉर जरा हल्की चीज है, हाँ, ये उससे अब थोड़ा सा ये उससे बड़ी थोड़ा- डिग्री है, थोड़ा सा। ये उसके बीच की अब ये, यानी ये वेरी करते, ये पेंडुलम है कोल्ड वॉर से थर्ड वर्ल्ड वॉर, इसके बीच अब चलता रहेगा। और सैडली ये उस रीजन में अब ये खेली जाएगी। अगर आपका सवाल यह कि चाइना बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं। आखिरी सवाल जी। आपस में, रशिया जो है, हाँ जी, उसके बहुत अच्छे रिलेशन है विद इंडिया, बिल्कुल। लेकिन रशिया किसी भी कॉस्ट पर चाइना के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ये मेरा मानना है। आप तो रशिया में रहे जी, हैं, जी, आप जी, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करें आखिर में कि रशिया का जो रोल होगा आने वाले टाइम पर, क्योंकि अब तो अगले मतलब 1936 तक परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए, पुतिन वो भी बन गए, तेजी साहब भी बन गए। हाँ। अच्छा, दोनों आपस में उनको भी नज़र आ रहा है कि मैं भी 36 तक हूँ, उसको तो नज़र आ रहा है मैं जब तक मरना नहीं मैं ही हूँ। तो ये दोनों का जो आपस में तालमेल है, ये कल को अगर वहाँ गड़बड़ हो जाती है, कोई जंग हो जाती है, तो फिर रशिया का रोल क्या रहेगा? मुझे डॉक्टर साहब ये लगता है कि अभी चाइना के ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी अखबार है, उसमें कल ही खबर आई है, उन्होंने रशिया पे बहुत कंसर्न अपना शो किया कि उन्होंने भारत को अपना असला मुसलसल देने की क्यों बात जारी रखी, बात जारी रखी। मिसाइल आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो चाइना इज नॉट हैप्पी विद रशिया। अच्छा, अब अगर चाइना रशिया को भी अपनी वो लेना चाहता था पंजे में या शिकंजे में, दोनों ही बातें, लेकिन रशिया बहरहाल जैसा भी है, डिक्टेटरशिप है, जो भी है, रशिया इतना समझदार और वो भी एक पावर है, वो कभी चाइना की गोद में नहीं गए, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे पास एनर्जी के इतने बड़े रिसोर्सेज हैं। एनर्जी वो के सिर्फ और हैं। सिर्फ चाइना को वो बेचने में इंटरेस्टेड है। रशिया के इंटरेस्ट तो हैं, चाइना को बेचने के इंटरेस्ट में है। सेकेंडली उनका ये इंटरेस्ट है कि इस रीजन में जो अमेरिकन इंटरवेंशन है, पर्टिकुलरली यूक्रेन और बाल्टिक रियासतों में, यहाँ पे अमेरिकन अपने ना गुल न खिलाएं, सिर्फ उनका ये रशियंस कल्चरली जो है ना वो यूरोप और अमेरिका के करीब है, वेस्टर्न है ना वो। नहीं, डेफिनेटली ठीक है ना? यूरोप के साथ तो है ही। ठीक है, वो वेस्टर्न, उनका कोई चाइनीज कल्चर के साथ ना कोई लगा नहीं खाता। नहीं, उनका सवाल- जो पुराना, मैं थोड़ा बताता हूँ, उनका जो पुराना जो कम्युनिज्म का स्टाइल है वो भी जापान वाला, सॉरी, इनका चाइना वाला नहीं है। भारत के साथ उनकी दोस्ती पुरानी भी है और कारोबार भी है, दोनों बातें। हाँ, मतलब ये नहीं है कि उनको ये पता हो कि भारत उनसे गैस नहीं लेगा या भारत उनसे असला नहीं लेगा, वो तो भारत ले रहा है। ठीक। ठीक है, तो वो फिर ये इंटरेस्ट अब रशियन इंटरेस्ट में है। मेरा ख्याल है रशियन इस सारे खेल तमाशे में ज्यादा भारत के साथ रहेंगे, इसलिए कि पुराना तल्लक है और कारोबार भी चल रहा है ना। चलिए, देखने वाली बात है कि क्या
रशिया और हिंदुस्तान के जो ताल्लुक़ हैं वो वैसे ही रहेंगे कल को अगर चीन के साथ लड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है या नहीं। मेरा अपना ये मानना है कि रशियन जो हैं वो सम और दी अदर चाइना के साथ कभी भी इस तरीके की नहीं लड़ाई लेंगे जिसमें वो चाइना को बिल्कुल जो है वो नाराज़ कर दें, क्योंकि उनको नज़र आता है कि चाइना के पास इंडिया से कहीं ज़्यादा पैसा है और रिसोर्सेज हैं और वो चाइना को ज़्यादा पैसे कमा भी सकता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब वो रशिया को पता चल गया फॉर द पास्ट 20 ईयर्स में कि चाइना से उनको कितना फ़ायदा हुआ है। चाइना ने बड़ी उनको ऑफर्स की हैं। नहीं, पाइपलाइन तो ऊपर से अब नीचे चाइना में आने बन ही रही है ना। नहीं, उनको बड़ी ऑफर की। तो रशिया ने उतना ही चीन को अपने अंदर घुसने दिया है जितना उनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि रशिया ने ये बात साबित कर दी है कि वो चाइना को उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने कहा भाई जितना हमें चाहिए उतना ही तुम आओगे। ठीक, जैसे और कंट्रीज ने, जैसे पाकिस्तान ने किया या औरों ने किया। 20-25 साल में ये साबित कर दिया है रशिया ने, चाइना के साथ कारोबार भी किया है और उन्होंने उसके साथ साथ भारत के साथ अपना कारोबार, असले की डील भी रखी है, तल्लुकात भी रखे, और उन्होंने वो चूंकि पहले रिकॉर्ड अच्छा है रशिया का भारत के लिए, तो वो उम्मीद है कि वो अच्छा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। लगता है ऐसे ही है कि आने वाले टाइम के ऊपर आप भी बड़ी नज़र रखें चाइना की हरकतों के ऊपर, क्योंकि चाइना जो है वो इस वक्त दुनिया का, मैं समझता हूँ, डेविल कंट्री बना हुआ है। किस तरीके से उस डेविल को कंट्रोल किया जाए, ताहिर साहब ने आपको बहुत कुछ बताया उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आने वाले टाइम के ऊपर चाइना की जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, लगता है कि यही मेन टॉपिक जो आने वाले टाइम पर भी रहेगा। लेकिन कोशिश करेंगे कुछ और नेक्स्ट टाइम किसी और इशू के ऊपर, जो कि इस वक्त दुनिया में बहुत ज़बरदस्त एक प्रॉब्लम बनी हुई है, कोरोना वायरस, वैक्सीन और बड़ी चीज़ें। आप सब भी ज़रा अपने आप को बचा के रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।